आज की वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के पहले पार्ट भूगोल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो आज की पहली हमारी सीरीज है जो चल रही है, उसका नाम है अर्धवार्षिक पार, यानी कि अंतिम प्रहार अर्धवार्षिक पार। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को अब 20 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 1 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। आप लोगों ने तैयारी नहीं की है और आप लोग परेशान हैं कि क्या पढ़ें, तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि आज तो हम सिर्फ भूगोल के डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल से ही हम इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, सोशल साइंस के चारों पार्ट के बारे में डिस्कशन और हर दिन 5-5 प्रश्न हम तैयार करेंगे। यानी कि हर दिन 5 प्रश्न आप तैयार करते हैं तो कुल मिलाकर 200 प्रश्न हो जाते हैं। 200 छोड़ दीजिए, हम अगर 200 नहीं, अगर हम 150 भी प्रश्न कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि इतने 20 दिन में एक विषय के अगर हम 5 करते हैं, ठीक है, यानी कि चारों को मिला करके 5-5-5 यानी 20 हो रहे हैं, यानी कि 100 प्रश्न 200 प्रश्न हम कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हम एक मोटे तौर पर आंकड़ा लेकर चलें तो कहीं ना कहीं हम 100 प्रश्न तो किसी हालत में कर लेंगे और पक्के और इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लेंगे। 5-5 प्रश्न से भी हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न भूगोल विषय का यहाँ पर है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मिट्टी का पूछ रहा है कि जो काली मिट्टी है कौन से राज्य में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं भी पूछ रहा है कि यह मिट्टी, ठीक है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ कहाँ पर पाया जो है ये मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि भाई ये पाई तो जाती है, लेकिन इस पर कौन सी फसल मुख्यतः रूप से उगाई जाती है। तो यह कपास की फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। इस पर जो कपास की फसल है अधिक जो है होती है और अधिक उपजाऊ होती है, यानी कि उसमें अधिक माल निकलता है, या बाकी मिट्टियों के मुकाबले इस मिट्टी पर वह अधिक जो है उगती है। ठीक है, तो आप लोगों को पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी समझ लेना है, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। हम हर दिन अगर 5-5 प्रश्न याद करेंगे तो हम अच्छे से कर लेंगे और सारे विषय की हम तैयारी करने वाले हैं। अगला है, पूर्वी तट के डेल्टी नदियों पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, 3 विशेषताएं पूछ रहा है। ठीक, मृदा पूछ रहा है नदी के डेल्टाओं पर और इसकी विशेषताएं 3 पूछ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, जो हमें है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वहाँ पर जो है हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद इसमें 3 विशेषताएं पूछा है। तो सबसे पहले विशेषता तो आप यह लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा वहाँ पर सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्या लिखेंगे, पहला है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद उस मिट्टी में रेंगर गाद अधिक मात्रा में होता है, चूना अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, 2 विशेषता ये लिख देंगे। तीसरी विशेषता आप लिखेंगे कि इस मिट्टी में फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, और उसके बाद है मिट्टी और चूना अधिक मिलता है। इस मिट्टी में फॉस्फोरिक अम्ल और चूना अधिक मात्रा में इसमें मिला होता है। ठीक है, 3 विशेषता आपको लिख देनी है। ज़्यादा हमें दिमाग को परेशान नहीं करना है कि भाई इतने छोटे, देखिए अगर 2 नंबर में भी पूछेगा ना, आप इतना भी लिख कर आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इतना भी लिख करके आते हैं, तो 2 में से 2 अंक मिल जाएंगे। ज़्यादा परेशान मत होइए, आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। सोशल साइंस जो है आप बिना रटे भी समझ कर भी लिख के आ सकते हैं। सोशल साइंस में बस आवश्यकता है समझने की चीज़ों को, ठीक है, कि भाई किस तरीके से प्रश्न का हम उत्तर दें। अपनी थोड़ी सी हार्ड वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। ठीक है, तो हम 2 प्रश्नों को डिस्कशन के बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, मतलब कि मृदा को जो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके जो संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो आप लोगों को हर बार ये 2 नंबर में प्रश्न देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसकी हम लिखेंगे कि वहाँ पर जो सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। ठीक है, पहले विशेषता आप क्या लिखेंगे, सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। ठीक है, सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर समुच्चय जो है समुच्चय सिंचाई की जानी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर समुच्चय सिंचाई की जानी चाहिए, सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर पट्टीदार खेती की जानी चाहिए। यानी कि 3 विशेषताएं, सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए, समुच्चय जुताई की जानी चाहिए और पट्टीदार खेती की जानी चाहिए। बस 3 इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। तो 2 विशेषताएं भी अगर लिखेंगे, बहुत सरल सी है, एक बार सुनते ही दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगला तीसरा, जैव और अजैव संसाधन है, क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, जैव भी पूछ रहा है, अजैव भी पूछ रहा है, उदाहरण भी साथ में पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न में आता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन पर हम आते हैं। तो जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, यानी कि वे संसाधन होते हैं जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें मानव जो है व्याप्त होता है, ठीक है, व्यापक होता है, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान चुके हैं इसकी डेफिनेशन, ज़्यादा हमें लंबी नहीं करनी है, भी आसान शब्दों में समझना, अपनी भाषा में समझना है। ठीक है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। उसके बाद जैव संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। बस इतना याद करना है। अगर किताब में और कुछ भी दिया हुआ हमें याद ही नहीं करना, हमें सिर्फ जैव दिखा है तो हम लिख देंगे जैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, बस अगर हमें अजैव दिखा है तो हम क्या लिखेंगे, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने। आपको अजैव और जैव तो पता होगा, जैव यानी जीवन, अजैव यानी निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग आप जानते होंगे, आप 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अजैव संसाधन होगा। अजैव संसाधन को हम लिखेंगे वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं या निर्जीव वस्तुओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम जैव संसाधन में अगर उदाहरण देखें तो इसमें उदाहरण होगा मानव, यानी कि मैं और अन्य दूसरे जो मानव है वो, वनस्पति, जीव, पशुधन। ठीक है, 3-4 उदाहरण लिखाइए, 2 नंबर में आता है, 2 में से 2 मिल जाएंगे। अगला है अजैव में अगर हम देखें उदाहरण तो हमें यहाँ पर चट्टानें, धातुएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चट्टानें और धातुएं हमें लिखनी है। और प्रश्न जो आपको सरल समझना है, किताबी कीड़ा कतई नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। भारत में मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, आसान प्रश्न है, आपको पता ही होगा। अब जहाँ पर रहते हैं वही समझिए कि भाई वहाँ पर लाल है, भूरी है, लेटेराइट है, पर्वत, कौन सी मिट्टी है। आप जब इस चीज़ों को रिकलाइजन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे तो चीज़ें अधिक आपको क्लियर होगी। ठीक है ना। आप लोग ऐसा मत करिए कि भाई रटे जा रहे हैं कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय। नहीं, रटेंगे तो रटते रह जाएंगे और अच्छे अंक नहीं अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें आप रट कर पूरा के पूरा किताब में छपा हुआ लिख कर भी आएंगे ना तो भी आप 75 में से 75 नहीं ला सकते। और अगर आप जो थोड़ा सा कम पढ़कर भी जाएंगे और अपनी स्मार्टनेस अगर दिखाएंगे तो आप 75 ला सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ना है, रटने के लिए नहीं। तो सबसे पहले हमने 4 प्रश्न जाने हैं। अब जानते हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टी। तो सबसे पहले हमें काली मिट्टी देखने को मिल जाती है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हमने डिस्कशन किया था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमने जो है काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो हमने डिस्कशन किया था कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है लाल मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है, आपको लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो आपको अगर 2 नंबर में पूछा है तो आप 4 मिट्टियों के नाम भी लिखेंगे, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय। ठीक है, तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल सकते हैं। अगर 2 में पूछा है तो 2 में से 2 नंबर मिल सकते हैं। ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। आप लोगों को मैं प्रयास करूंगा कि आसानी से समझा सकूं, आसान भाषा में आप लोगों तक मैं चीज़ें और कंटेंट पहुंचा सकूं। तो आज के लिए इतना ही भूगोल विषय में, लेकिन कल से हमारी पूरी वीडियो जो है इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र के लिए लाऊंगा ताकि आप लोगों को चारों विषय की तैयारी अच्छे से हो सके। और आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जितने भी विषय हैं हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर विषय की वीडियो आए, हर विषय की अच्छे से तैयारी हो सके ताकि आप लोग अच्छे अंक अर्जित कर सकें।